हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाउ बेंगलुरु बिकेम द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेंगलुरु एक उभरता हुआ आप कह सकते हो कि सिलिकॉन वैली बन सका, और यूएसए के बाद में कहीं ना कहीं इवन आप एशिया पैसिफिक के रीजन में देखोगे तो आफ्टर बीजिंग जो बेंगलुरु ही है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हब माना गया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को, और साथ साथ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब बताया जाता है, तो क्या वो बेटर है या किस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है, बाकी जो मेगा सिटीज़ हैं उससे क्या सीख सकते हैं। तो एवरीथिंग इन डिटेल इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप देखोगे फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ बैंगलोर को दिखाया गया है फ्रॉम गार्डन सिटी टू सिलिकॉन वैली, हाउ इमिग्रेंट्स मेड द सिटी देयर ओन। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं वो आकर के बसे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और इस शहर का विकास जैसे यूएस अपने आप में एक कंट्री जो डेवलप कर पाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ इस तस्वीर में आपको बेंगलुरु नज़र आ रही है, और यहाँ अभी का जो बेंगलुरु है वो आपको किस तरीके से मुंबई की तरह शहरों को यहाँ पर मतलब बिल्डिंग्स को आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपको मतलब समझ आ रहा है। इवन इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कह रहा है कि ट्रैफिक जैम्स, वाटर शॉर्टेजेस, पुअर इंफ्रा एंड नाउ फ्लड्स इज इंडिया का सिलिकॉन वैली डाइंग। क्योंकि ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपका जो मेगा सिटी होगा अगर इस तरीके से वहाँ पर प्रॉब्लम्स उभर के आएंगे, चाहे TCS, इन्फोसिस और बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ है, फ्लिपकार्ट, क्रेड, ये अमेजॉन अगर बेस्ड हैं तो फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या रियलिटी है, क्या बेंगलुरु को कहीं ना कहीं ओवररेटेड करके दिखाया जाता है। तो सारे पैमानों को डिस्कस करते हैं। द हिंदू का आर्टिकल जहाँ पे बेंगलुरु's 25-year जर्नी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू एन IT हब। तो यहाँ आप देखोगे 1991-92 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो हुआ करता था वो बेसिकली 16 करोड़ के आसपास का सिर्फ हुआ करता था, जो कि 13 कंपनीज का होता था, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं थे। वहीं आप देखोगे तो 1400 IT फर्म्स करेंटली हो चुके हैं, जहाँ 4 मिलियन लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को वर्थ 6,30,000 करोड़। बेसिकली देश का 40% जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं IT इंडस्ट्री में वो सिर्फ भारत के एक शहर बेंगलुरु से है। तो इसका आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आप बात हो रही है बेंगलुरु की, तो थोड़ा सा मैप में आपको लिए चलते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आप देखोगे तो कर्नाटका आपको नज़र आ जाएगा, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ ये साउथ में लाई करता है। तो इवन जब आप देखोगे पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है तो बेसिकली मतलब जो बांग्लादेश वगैरह अलग हो जाते हैं उस समय में, पाकिस्तान, तो उन सब से काफ़ी ये दूर था। तो यानी कि इनको किसी भी तरीके से समस्या नहीं थी बाकी सारों की तरह, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये अपना फोकस आराम से जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कर पाए थे। बाकी चीजों को भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये पूरा का पूरा कर्नाटका का मैप, ये मैसूरू डिवीजन वगैरह, बेंगलुरु डिवीजन, और बाकी भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से बंटवारा है कर्नाटका राज्य में डिवीजन वाइज। नेक्स्ट यहाँ पे बेंगलुरु का ये जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा के नाम पे, तो बेसिकली ये इवन इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट में 3rd नंबर पे है। इवन जो फॉरेन डेस्टिनेशंस भी मतलब प्रेफर किए जाते हैं टूरिस्ट्स के द्वारा, उसमें भी ये 3rd पे आता है आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट्स का भी इन्फ्लुएंस है इस एयरपोर्ट पे, और इसके अलावा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और TCS जैसी कंपनी भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर हब देखने को मिल रहा है। ना हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, किस तरीके से बेंगलुरु जो है वो उभरता हुआ नजर आया है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा है इकोनॉमिकली कि चलो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अलग अलग पॉलिसीज उठाया है, कस्टम ड्यूटी को कम करके या एक्सपोर्ट ड्यूटी को जो है वो भी कम करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस पे पहुंच सके। लेकिन हिस्टोरिकली क्या, क्योंकि बगैर इसके तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है नहीं। जैसा कि हमने मैप में देखा, कर्नाटका का जो मैसूर प्रेसिडेंसी है तो वहाँ पे जो महाराजा कृष्ण राजा वादियार 4 हुआ करते थे, उनके समय में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है। जैसे कि आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात जो है वो राइट टू एजुकेशन भारत में 2009 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास करती है अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो बेसिकली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है कक्षा 1 से 8 तक, क्लास 1 टू क्लास 8, तो इसको कंपलसरी बनाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्नाटका राज्य में 1913 वो टाइम था जब उस समय इस रेगुलेशन को पास कर दिया गया था कृष्णराज जी के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि 100 साल पहले मतलब एजुकेशन पे वो कितना ज़्यादा फोकस करते थे। इसके अलावा आप देखोगे तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्थापित किया जाता है। साथ साथ आप देखोगे तो जो नेशनल कॉलेज है बेंगलुरु का उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और इन सब के वजह से जो लिटरेसी रेट है आप देखोगे भारत का
1951 यानी कि देश के आज़ादी के कई मतलब 4 साल बाद आप देखोगे भारत का ओवरऑल लिटरेसी जो है वो 18.3%, मतलब लगभग 18% लिटरेट हुआ करते थे। वहीं आप बेंगलुरु को देखोगे तो 43%, मतलब ये सीधा सीधा आप कह सकते हो कि 2.5 गुना। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से, क्योंकि 100 साल पहले उस पर फोकस किया गया। तो जब एजुकेशन ऑलरेडी एक हब बन चुका था स्किल्ड लोगों के लिए, टैलेंटेड लोगों के लिए, उनको वो मतलब स्किल सेट सिखाया गया है, तो वो आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ह्यूमन कैपिटल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने काम किया लेबर के ऊपर भी, कंपनीज को किस तरीके से, ITI लिमिटेड जो है टेलीकम्युनिकेशन का, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसके साथ साथ आप देखोगे तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो भी भेल वगैरह है, जो अपने आप में एक PSU है महारत्ना की, और साथ साथ आप देखोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो कंपनीज हैं जो कर्नाटका में प्रेफरेबली मतलब चूज़ की, और इसके वजह से लेबर मिला, इसके वजह से कहीं ना कहीं वो सर्विस दे पाए। तो इन्होंने अपने पॉलिसीज में उस तरीके से लाया बदलाव कि जो 77 रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भारत में हुआ करते थे, उसमें से 40 जो है वो अकेले के बेंगलुरु में ही एग्जिस्ट करते थे। तो इस तरीके से पॉलिसीज को बनाया गया कि पूरे भारत का लगभग आप कह सकते हो कि आधा से ज़्यादा जो है वो सिर्फ एक शहर में केंद्रित होकर रह गया, बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं तो 1950 वो साल जब एनुअल लेबर कॉस्ट वेजेस जो भारत में हुआ करता था वो 265, मतलब कि पर ईयर 265 रुपये भारत में, यानी कि काफ़ी लो कॉस्ट आप कह सकते हो। वहीं आप चाइनीज़ लेबर फोर्स की बात करोगे तो वहाँ 3%, जो US का एवरेज लेबर वेज हुआ करता था उसका महज 3%, दैट टू इन द ईयर 1970, ठीक है, 1970 की बात आती है। अभी हम देखेंगे तो यूएस में आप देखोगे कहीं ना कहीं 1910 से 1950, मतलब जो 1910 से 1950 का जो साल, क्योंकि कोल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे यूएसए में था और इस वजह से उन्होंने प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने कंट्री में वो चालू कर पाए, जिसके वजह से उनके यहाँ जो लेबर वेजेस था वो लगभग 6 गुना बढ़ गया सिर्फ 40 साल में। तो इस वजह से यूएसए में लेबर को तो हायर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसीलिए अभी क्या था कि उसके बाद से चाइना, मेक्सिको, इंडिया जो है वो प्रेफरेबल डेस्टिनेशंस हो गए थे कि अलग अलग कंपनीज जो हैं वो वहाँ जाकर के इन्वेस्ट कर सके। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी, जैसे हम एप्पल को अगर एग्जाम्पल में ले तो एप्पल बेसिकली कंपनी को 4 कंडीशंस फुलफिल करने रहते हैं। पहला होता है डिजाइनिंग का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का, तीसरा असेंबल करने का और चौथा सेल्स के ऊपर। अब यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी डिजाइनिंग इन द सेंस कि वो मान लीजिए यूएसए में करेगी, क्योंकि उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं रिफाइंड उनको मिल सके और टॉप नॉच क्वालिटी का उनको सर्विस मिल सके। तो ये डिजाइनिंग को मतलब ठीक है बेस्ट से बेस्ट जो डिजाइनर्स होंगे उनके द्वारा ये चाहेंगे। साथ साथ मैन्युफैक्चर करना, तो मैन्युफैक्चर क्योंकि आप देखोगे तो हब में वो किया जाता है बेसिकली, तो चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, इसीलिए आज कोई भी कंपनी जो है वो आज थोड़ा सा वो मतलब अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछले आप जो भी देखोगे 50 साल में तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकला है चाइना। उन्होंने अपने पॉलिसीज को इस तरीके से बनाया है कि मैन्युफैक्चरिंग को वो सपोर्ट कर सके। असेंबल करने के केसेस में भी अगर हम बात कर लें तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो वियतनाम, मलेशिया जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से असेंबलिंग पे काम किया है, और इवन साथ साथ सेल्स का जो डिपार्टमेंट आता है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ एप्पल के लिए हम असेंबल में इवन मेक्सिको भी देख सकते हैं, क्योंकि यूएसए से वो पास में है, तो उनको जो शिपिंग वगैरह का है ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली एंट्री हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स का, सुपर चिप्स का, ठीक है, और ये बदल के रख देता है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो रिवॉल्यूशन आता है, और उस रिवॉल्यूशन, उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का जो डिमांड है वो 12% से बढ़ाया जाता है, जो एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ 4 से 5% ही हो पाता है। मतलब डिमांड 12% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ 4 से 5% का। भारत सरकार ने उस चीज़ को देखा, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान दिया, और वहाँ से उन्होंने 0.25% जो है वो पहला बात तो तुरंत कटौती की, ताकि अगर कोई कंप्यूटर परचेज करना चाहता है उस पर 0.25% का जो टैक्स है वो कम किया गया। तो एक तो बहुत अच्छी बात ये करी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो लोग एजुकेटेड थे, अब लोगों के पास में टेक्नोलॉजी भी आ जा रहा है, तो ये जो गैप था उसको फिल करने की बारी थी, जो बखूबी उनकी पॉलिसीज ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, IT सपोर्ट चाहिए, डेटा एनालिटिक्स चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग। और उसके बाद में आता है इजराइल का मॉडल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इजराइल जो बेसिकली इनोवेशन नेशन भी माना जाता है, कहीं ना कहीं मोस्ट स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे भी हमने प्रैग्मेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो सीखा है। जैसे आप देखोगे इजराइल की पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने टैक्सेस को कम किया, दूसरा इन्होंने इंक्यूबेटर्स सेटअप किए फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स, और तीसरा ये फंडिंग देने लग गए थे खुद, या फिर अगर वो नहीं दे पा रहे थे तो वो चीप रेट पे बैंक से प्रोवाइड करने लग गए। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्स कम कर देना और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, फंड करना, ये बहुत बेहतर साबित होता चला गया।
उसके बाद ये समय जो था वो बेसिकली, क्योंकि राजीव गांधी जो है उनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन लाया और उस वक्त आपको ध्यान होगा तो एलपीजी रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। भारत जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़े, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो डिजिटल इंडिया का, इनको आर्किटेक्ट जो कहा जाता है, तो ये इंसान ने हेल्प किया। इसके साथ साथ आप देखोगे तो इसके वजह से बेंगलुरु जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में और दुनिया में 8वें नंबर पर निकल के आता है। साथ साथ आप देखोगे तो स्टार्टअप कर्नाटका की नीति लाई जाती है वर्ष 2015 में, और वहां आप देखोगे तो बेसिकली उसके तहत 20,000 टेक स्टार्टअप्स जो हैं उसको लाए जाएंगे बाय 2020, जो फुलफिल किया गया। प्रोवाइड किया जाएगा 2000 करोड़ का फंडिंग। तो ये 2015 में उन्होंने बना लिया था, ठीक है। आज हम 8 साल बाद वहां पे खड़े हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो 50 इंक्यूबेटर्स जो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे अप टू 3 लाख का, और फिर रीइंबर्समेंट वगैरह भी वैट और जीएसटी के फॉर्म में। इवन जो पेटेंट एप्लीकेशन कॉस्ट है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वर्क किया गया। इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली भारत में कुल मिलाकर के 41.7 बिलियन जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा वैल्यू, जिसमें से 62% जो है वो अकेले बेंगलुरु का ही मतलब इसमें पार्टिसिपेशन था। और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा 104 यूनिकॉर्न्स हैं भारत में, जिसमें से 40 जो है वो अकेले बेंगलुरु में ही लोकेटेड है। और साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली इवन 3 इसमें डेकाथॉन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, बाईजूस, स्विगी जो आपको है वो डेकाकॉन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो बताते हैं कि बेंगलुरु ने अपने पॉलिसीज में चेंज लाया, एजुकेशन में सही समय पे, लेबर वगैरह पे सही समय पे, और साथ साथ में जो पॉलिसीज को चेंज किया गया बाकी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जब उनको समझ आया कि माइक्रो प्रोसेसर्स की दरकार है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बूम करना है, उन्होंने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को बनाया, किस तरीके से स्टार्टअप मॉडल दूसरों का देख करके हमने सीखा और फिर उससे इंप्लीमेंट करा कि अपने लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे जो भी स्टेट्स हैं आने वाले, जो बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए, बाकी सारे स्टेट्स हो गए, हमें अलग अलग अप्रोच लेकर के आना चाहिए, और ऐसे मॉडल्स से हमें इंस्पायर होकर के वहाँ के लीडर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ के लोगों का कल्याण किस तरीके से वो कर सके। खैर, ये हमारा वीडियो से हम अलग अलग तरीके से ऐसे मॉडल्स लाते रहेंगे जो बेसिकली हमारे इंडियंस को, और कहीं भी हमारे इंडियंस अगर देख रहे हैं इन वीडियोस को, तो बेसिकली उनको एक एजुकेट कर सके कि किस तरीके से हम अपने ही शहरों से, अपने ही राज्यों से कुछ सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है परफेक्शन कहीं नहीं है, तो जैसा कि हमने कहा कि इंक्रोचमेंट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बेहतर काम किया जाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पे। तो ऑलवेज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि सुधार की ज़रूरत है। वेल, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ साथ में मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अपना भी आप थॉट बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चैनल पे चाहिए। हम वैसे वीडियोस भी लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।